हाँ देखिए, आज हमें पढ़ना है कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान अध्याय पहला जीवों में जनन का पार्ट 3। लेकिन इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube पर राज साइंस क्लासेस बाय सुनील सर के नाम से सर्च करने पर आपको हमारा सभी वीडियो मिल जाएगा। देखिएगा उस पर राज साइंस क्लासेस बाय सुनील सर, यही सर्च करने पर आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करेगा। तो चलिए अब हम आपको आगे के चैप्टर में बताते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो है जनन क्या है, कायिक जनन के बारे में विस्तार से हमने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है अलैंगिक जनन। अब देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, अलैंगिक जनन में हम जानेंगे कि ऐसा जनन जिसमें जीव अपने समान प्रतिलिपियां बनाता है तो अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें देखना है कि जो जीव होगा ऐसा जनन जिसमें जीव अपने समान प्रतिलिपियां बनाता है। प्रतिलिपियां का मतलब ये होता है फोटोकॉपी, यानी सेम अपने ही जैसा बनाएगा, तो ऐसा जनन जो है अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब एक चीज और भी देखना है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एकल जीव भाग लेता है। ध्यान दीजिएगा, एकल जीव का मतलब कोई एक ही एनिमल होगा तो एकल जीव भाग लेता है। इस नाते ऐसे जनन को हम एकल जीव जनन भी कहते हैं। इसको हम एकल जीव जनन भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्सर जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो भी संततियां पैदा होती हैं वो अपने अनुवांशिकी और आकारकी में अपने पूर्वजों के समान होते हैं। इसी नाते ऐसी संततियों को क्लोन कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संततियां अनुवांशिकी तथा आकारकी में अपने जनक के समान होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं। ये एक नंबरी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके प्रकार। अगर देखा जाए अलैंगिक जनन के प्रकार तो ये 8 प्रकार के हैं। जैसे आपका द्विविभाजन जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं, बहुविखंडन अर्थात मल्टीपल फिजन, मुकुलन जिसको बडिंग कहते हैं, एक है प्लाज्मोटोमी जिसको प्लाज्मोटोमी कहते हैं, कलिका है जिसको इंग्लिश में बड कहते हैं, फिर आपका छठवां है बीजाणु जनन जिसको स्पाइरुलेशन कहते हैं, फिर खंडी भवन फ्रैगमेंटेशन, पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन। ये अलैंगिक जनन की 8 विधियां हैं जिसके द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। अब हम आते हैं, पहला देखेंगे क्या है, द्विविभाजन। द्विविभाजन क्या होता है? विभाजन मतलब बंटना होता, द्वि मतलब होता दो, यानी कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अनुकूल परिस्थिति में अपने शरीर को 2 भागों में बांट लेते हैं और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम द्विविभाजन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में है, जैसे मान लिया जाए अमीबा व युगलिना। अमीबा और युगलिना ऐसे एनिमल हैं
जो अनुकूल परिस्थितियों में अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम द्विविभाजन कहते हैं। देखिए जैसे अमीबा की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से अमीबा होते हैं, जिसका कोई आकार तो निश्चित होता नहीं है। ये है अमीबा। तो कभी कभी ये होता है कि अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसके शरीर जो है चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी भी प्रकार 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। साथ में इसके केंद्रक वगैरह भी डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड हो करके 2 नए अमीबा का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये तो था एक, अब एक से डिवाइड होकर के 2 बना लिए। ये जो है ये तो जनक हो गया, ये जनक अमीबा हो गया, और ये जो नए बने ये संतति हो गए, अर्थात 1 से 2 का निर्माण हो गया, अर्थात यह द्विविभाजन द्वारा जनन कर रहा है। ये अमीबा हो गया। ऐसे आप देखिए युगलीना है, युगलीना इस तरह से होते हैं, 9th वगैरह में पढ़े होंगे। ये जो दिख रहा है ये इसका होता कसाब, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैजला कहते हैं। इसके द्वारा ये मूवमेंट करता, गति करता है। और ये जो है इसका केंद्रक है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसके बीचों बीच ये जो दिख रहा है इसके बीचों बीच एक ऐसे दरार पड़ जाता है जिसे हम खांच कहते हैं। फिर ये इसका जो केंद्रक है, केंद्रक और पूरा शरीर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरह। और देखिए इस तरह डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर के दो युगलीना का निर्माण करते हैं। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। अब देखिए पहले एक था, एक से डिवाइड होकर के 2 बना लिए। तो ऐसा जो जनन होता है या इस प्रकार से जो जीवों का निर्माण होता है उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। तो द्विविभाजन में अगर पूछेगा तो लिखना है कि ऐसा जनन जिसमें जीव अपने शरीर द्वारा 2 जीवों का निर्माण करता है या दो भागों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करता है, तो ऐसा द्विविभाजन कहलाता है। जैसे अमीबा और युगलीना हो गया। तो अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ हो गया और युगलीना का एग्जाम्पल आपका यहाँ हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे बहुविखंडन क्या है। तो बहुविखंडन में ये होता है कि ऐसा जनन जिसमें जीव 1 से अधिक भागों में, इसमें तो देख रहे थे द्विविभाजन में, द्वि मतलब 2 होता, विभाजन माने बंटना, इसमें जीव 2 भागों में बंट रहा था। और बहुविखंडन में ये होगा कि जीव 1 से अधिक भागों में डिवाइड होते हैं और जितने भी उसके भाग हैं प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ऐसा जनन आपका जो है बहुविखंडन कहलाता है। अब बहुविखंडन में देखिए बहुविखंडन, तो जो बहुविखंडन है इसके एग्जाम्पल में आप ले लीजिए अमीबा को। अमीबा का एग्जाम्पल द्विविभाजन में भी रखा जा सकता है। यह 2 भागों में बढ़ सकता है, 2 या 2 से अधिक भागों में भी बढ़ सकता है। जैसे देखिए ये रहा अमीबा। अब अमीबा अनुकूल परिस्थिति में ऐसा होता है कि ये इसका जो शरीर है छोटे छोटे, अनेक छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है। ऐसे अनेक छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए अमीबा का निर्माण करता है। याद रहे ये जनक है और ये इसके संततियां हैं। तो 1 से अधिक भाग में डिवाइड हो जाता, तो ऐसी विधि आपकी बहुविखंडन कहलाती है। एक चीज़ ये याद भी रहे कि अमीबा को हम चाहे स्वयं टूट करके 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाए, या अमीबा को अगर कोई 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दे रहा है तो उसके सभी टुकड़े नए अमीबा बनाएंगे।
लेकिन वही टुकड़े नए अमीबा बनाएंगे जिसमें केंद्रक पाया जाएगा, और जिस टुकड़े में केंद्रक नहीं पाया जाता है वह अमीबा नष्ट हो जाता है। तो ऐसी विधि आपकी हो गई बहुविखंडन विधि हो गई। अब देखिए दिया है मुकुलन क्या होता है। मुकुलन में क्या करना है आपको ध्यान दें कि मुकुलन अर्थात बड़े मुकुलन में देखिए, मुकुलन में ये होता है कि जो जनक पौधे होते हैं या जनक जीव होते हैं उनके शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार निकलता है। जैसे मान लिया जाए, इसके एग्जाम्पल में ले लीजिए आपका हाइड्रा है और ईस्ट है। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए ये हाइड्रा है, मुकुलन में ये होता है कि जो जनक जीव होते हैं उनके शरीर पर एक उभार होता है, वह उभार ही क्या कहलाता है, मुकुल कहलाता है, और फिर अपने जनक से अलग होकर के नए संतति का निर्माण करता है। तो देखिए जैसे ये है तो ये हाइड्रा है, ये ध्यान रहे ये एक प्रकार का जीव हाइड्रा, ये जो लगे हैं ऊपर इसके स्पर्शक होते हैं, इसका काम है जंतुओं को जो है पकड़ करके उसको भेदना होता है, शिकार को मूर्छित करता है। तो देखिए इसके बगल में एक ऐसे छोटा सा ये उभार निकल रहा है जिसको हम मुकुल कहते हैं, ये आपका मुकुल है। अब फिर आगे चल के ये मुकुल थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, ये मुकुल थोड़े और बड़े हो जाते हैं इस तरह से, और फिर कुछ समय बाद ये जनक पौधे हैं, ये ध्यान रहे जनक से मुकुल अलग हो जाते हैं। तो ये आपके जनक हैं और ये जो मुकुल थे ये अलग हो गए। अब अलग हो करके नए पौधे का निर्माण कर दिए, ये संततियां हो गई और ये जनक हो गए। तो इस प्रकार का जनन भी आपका मुकुलन कहलाता है, अर्थात मुकुलन द्वारा नए जीव का निर्माण हो रहा है। तो ये आपके हो गए मुकुलन। अब देखिए बचा है प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। प्लाज्मोटॉमी में चौथा प्लाज्मोटोमी। अब प्लाज्मोटॉमी में देखना है कि जैसे इसमें ये होता कि बहुत ऐसे जीव होते बहुकेंद्रकीय जीव जो बिना विभाजन के अनेक बहुकेंद्रकीय जीवों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसी विधि आपकी प्लाज्मोटॉमी कहलाती है। जैसे देखिए ये है प्लाज्मोटॉमी, इस तरह से होते हैं और ये बहुकेंद्रकीय होते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक ढेर सारे पाए जाते हैं। अब ये देखिए ऐसे दो या दो से अधिक यानी ढेर सारी बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं और डिवाइड होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। ये आपका जनक और ये संतति। तो ऐसा जनन आपका प्लाज्मोटॉमी कहलाता है। अब देखिए कलिका है, कलिका में देख लीजिए, कलिका अर्थात बड। इसके एग्जाम्पल में जैसे आपका प्लानेरिया ले लीजिए, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का पौधा आपको बताया गया होगा, जैसे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में आपने पढ़ा होगा कि जो है रखे गए हैं। तो जो इसमें फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में जो जनन होता है, कभी कभी मात्र पौधे जो इसके पादप पौधे होते हैं, जनक पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों पे ही अंकुरण होने लगता है और अंकुरण होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ऐसी विधि आपका कलिका कहलाती है, जो कि किसमें होता है, खाली फ्यूनेरिया में माने जाते हैं। अब देखिए दिया है बीजाणु जनन एक है। बीजाणु जनन में देख लीजिए, बीजाणु जनन, जैसे बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ शैवालों में होता है,
शैवाल और कवक में होते हैं। अब शैवालों का कुछ नाम है, जैसे मान लिया जैसे यूलोथ्रिक्स, या मान लीजिए एक मिनट, जैसे यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स, या फिर स्पाइरो गायरा है। कवक में ले लीजिए जैसे आपका राइजोपस या म्यूकर है। ये ऐसे जो कवक हैं, इन कवकों में आपका बीजाणु जनन होता है, यानी कि जब ये परिपक्व होते हैं तो इनके बीजाणु इधर उधर बिखर जाते हैं और फिर उससे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे कवक की बात करें, कवकों में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए राइजोपस को तो आपने देखा होगा, जैसे इस तरह से कहीं ना कहीं तो आपको मिलेंगे ही देखने को। इस तरह से ये है आपके राइजोपस, ठीक है, ये आपके राइजोपस हैं। तो ये जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये टूट के गिर जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर फिर यहीं से नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसी विधि आपकी जो है बीजाणु जनन कहलाता है। अब आपका बचा हुआ है खंडी भवन, जिसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। खंडी भवन में देखिए, जैसे खंडी भवन, ये प्रक्रिया आपका यूलोथ्रिक्स वगैरह में होते हैं। जैसे ये कोई जीव है तो उसका शरीर दो समान भागों में, देखिए इस तरह से दो समान भागों में टूट जाता है। जैसे यहाँ से देखिए ये प्रक्रिया, यहाँ से ये टूट रहे हैं तो टूट के ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। तो अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जा कर के नया बनाता है, और ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये नया बना लेगा। तो इससे जो है नए जीव का निर्माण हो जाता है, जिसे हम खंडी भवन कहते हैं। अब फिर उसके बाद देखिए दिया है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन मतलब होता है रीजेनरेशन, अर्थात पुनर्जनन। आपने देखा होगा जैसे पुनरुद्ध भवन, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर का जब कोई अंग कट जाता है तो उसके जगह पे जब कोई नया अंग आता है तो उसे हम पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा छिपकली, तो छिपकली में आपने देखा होगा कि उसकी पूंछ अगर कट जाता है तो कुछ ही दिनों बाद फिर उसमें नई पूंछ आ जाती है। तो यही प्रक्रिया आपका पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। अब जैसे कि मान लिया जाए एग्जाम्पल में है आपका रखा गया है जैसे प्लैनेरिया। प्लैनेरिया एक ऐसा एनिमल है जिसके शरीर को अगर हम कई टुकड़ों में काट देते हैं तो फिर वो नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा हाई स्कूल में ऐसा, इस जीव को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा किताबों में। ये है आपका प्लैनेरिया। अब ये प्लैनेरिया, तो इसके शरीर को जब हम देखिए यहाँ से एक यहाँ से काट दिया जाता है, एक यहाँ से काट दिया जाता है, तो ये देखिए यहाँ से जब काट दिया जाता है तो इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, और फिर यही तीनों टुकड़े 1 2 3, फिर यही तीनों टुकड़े 3 नए प्लैनेरिया का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो आपका पुनरुद्ध भवन या रीजेनरेशन कहलाते हैं। अब देखिए ये तो जनक था, अब इससे नए बन गए, यानी एक था इसका 3 टुकड़ा किया गया और प्रत्येक टुकड़ा जो है रीजेनरेशन करके नए प्लैनेरिया का निर्माण कर लिया। तो ऐसी प्रक्रिया आपकी पुनरुद्ध भवन या जो है आपका पुनर्जनन कहलाता है।
इसमें आप जो है अमीबा को भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि अमीबा में जैसे है कि वही टुकड़े नष्ट होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, बाकी टुकड़े जो है नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो और भी हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है, टूट जाती है, तो कुछ ही दिनों पे फिर नया उसकी पूंछ आ जाता है, तो उसी को हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। लेकिन उसमें पूंछ केवल कटता है, लेकिन ये जो प्लैनेरिया इसके शरीर के कई टुकड़े कर देने पर भी ये जो है नए जीव का निर्माण कर लेता है। सेम यही कंडीशन आपका यूग्लिना में भी आता है। तो ये विधि आपकी हो गई अलैंगिक जनन विधि। और अलैंगिक जनन विधि में आपके 8 पार्ट जैसे भी द्विविभाजन, बहुविखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटॉमी, कलिका, बीजाणु जनन, खंडी भवन, पुनरुद्भवन, ये सारे प्रोसेस आपके हो गए फिगर के माध्यम से। आपको बता दिया गया कैसे डिवाइड होकर के नए एनिमल या नए पौधे का या नए जीव का निर्माण करते हैं। अब हमें देखना है कि जो है इसके लाभ क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये अलैंगिक जनन हो रहा है तो इसके लाभ क्या है। लाभ, अलैंगिक जनन के लाभ क्या हैं। तो अलैंगिक जनन के जो लाभ हैं, सबसे पहला लाभ ये है कि इसमें केवल एकल जीव ही भाग लेता है, दूसरे युग्मक की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। साथ में इसमें पैतृक गुण भी बने रहते हैं। ये सब इसके लाभ हैं। कभी कभी हानियां देखिए हो जाती हैं। हानियां ये होता है कि इससे नए जीवों का विकास नहीं हो पाता है, और साथ में इसके जो पैतृक गुण होते हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ये सब जो है इसकी लाभ हैं और हानियां हैं। इसमें थोड़ा सा अब आपको पढ़ना है, जैसे ये तो अलैंगिक हो गया। अब एक और बचा है तीसरा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें बताया गया कि ऐसा जनन जिसमें नर मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। नर और मादा युग्मक मिल करके ही नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जो लैंगिक जनन में नर युग्मक होता है, नर युग्मक को हम मेल और मादा युग्मक को फीमेल कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें कैसे प्रक्रिया चलती है। जैसे लैंगिक जनन में हमने बताया कि एक होता है नर युग्मक जिसे हम मेल गैमीट कहते हैं, एक होता आपका मादा युग्मक जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं। तो ये दोनों युग्मक की आवश्यकता इसमें होती है। अगर ये दोनों युग्मक नहीं रहेंगे तो ये लैंगिक जनन प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जैसे देखिए अब ये नर युग्मक में पाए जाते ये प्रोसेस होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म भी कहते हैं। अब ये होता है जिसको हम ओवा या अंडाणु कहते हैं। अब ये शुक्राणु अर्थात स्पर्म यह नर युग्मक होता जो कि पुरुषों में पाया जाता है। यह जो अंडाणु या ओवा है यह मादा युग्मक होता जो कि स्त्रियों में पाई जाती है। अब ये दोनों मिलते हैं, तो जब दोनों मिलेंगे तो मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और मिलने की जो प्रोसेस है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अर्थात इसे हम निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर के जाइगोट बनाता है, और जाइगोट के बाद विदलन होता है जिसमें अगला प्रोसेस जो बनता है उसे हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ब्लास्टोमियर के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया आपका जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत चलते हैं। अब लैंगिक जनन की जो विस्तृत संरचनाएं हैं या विस्तृत भाग है
वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।